वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथन क्लास की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने पाइथन में कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की है और अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड पढ़कर आप पाइथन क्वालिफाई कर लें अपने ओ लेवल की, तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टॉप बेस्ड क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को मिस मत करिएगा। टेस्ट सीरीज रेगुलर टाइम पर होगी और इसकी क्लास आपके नोट्स पर अवेलेबल हो जाया करेगी। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप लोगों के जो पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स आप लोगों के दो पार्ट में बटे होते हैं ओ लेवल के। देख लीजिए ध्यान से। तो ओ लेवल के जो पेपर होंगे, इनमें एक पेपर तो होगा आप लोगों का थ्योरी बेस्ड और एक पेपर होगा प्रैक्टिकल का। थ्योरी वाला जो पेपर होगा ये 100 नंबर्स का होगा। प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन पेपर भी 100 नंबर्स के होंगे। इसमें आप लोगों को 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इस पे आप लोगों को 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें आप लोगों को अच्छे नंबर्स पाने के लिए जो भी आप लोग नंबर लाएंगे, उस नंबर का 60% का वेटेज मिलेगा। और इस पर आप लोग जो भी नंबर लाएंगे, उसके 40% का वेटेज होगा। यानी कि आप लोग थ्योरी में अगर अच्छे नंबर ले लेते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में अगर कम भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर दें। दोनों के एवरेज मिलाकर 50% कम से कम पास होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से नेलिट क्वालिफाई करता है। इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूं। जैसे मिस्टर एक्स जो है, उसने थ्योरी में मान लेते हैं कि 60 नंबर कवर किए 100 में, ठीक, और प्रैक्टिकल में उसने 50 नंबर कवर किए 100 में। अब अगर आप लोग गौर करें तो ये थ्योरी का है और ये प्रैक्टिकल का है। तो थ्योरी में मैंने बताया 60%, तो 60 का 60% आप लोगों का, यानी कि 36 नंबर आपका इसमें गिना जाएगा। और प्रैक्टिकल का 40%, यानी 50 का 40%, यानी कि 24 नंबर आप लोगों के इसमें गिने जाएंगे। तो टोटल 36 और 24 अगर जोड़ दिया जाए तो 60% नंबर आपके आ गए और ये पास हो गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से निकाला जाता है बच्चों आपके ओ लेवल का रिजल्ट। तो अब हम लोग देखते हैं पाइथन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा गया है कि आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड नहीं है। तो आप लोगों को अपने आंसर्स लिखने हैं। तो नीचे आप लोग देखेंगे आपके पास एक चैट सेक्शन दिया गया होगा ऐप में। हम लोग जूम मीटिंग पे क्लास ले रहे हैं, तो जूम मीटिंग में नीचे चैट सेक्शन है। इस चैट सेक्शन पर आप लोग क्लिक करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। कीवर्ड के बारे में मैं पहले आपको बता दूं होता क्या है। चलिए देखते हैं ध्यान से। तो पाइथन में हमारे पास कई सारे कीवर्ड्स हैं, और इन कई सारे कीवर्ड्स की अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, तो आप लोगों को ये जान के, ये मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है कि ये पता ही होना चाहिए कि पाइथन में आप लोगों का जो पाइथन का 3.7 है, ये वर्जन जो है पाइथन का, इस वर्जन में टोटल 33 कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मतलब कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल करता है। और पाइथन के 3.8 वर्जन में आप लोगों का 35 कीवर्ड्स है। इसका ध्यान रखिएगा। 33 कीवर्ड्स हैं आप लोगों के 3.7 वर्जन में, और 3.8 वर्जन में बच्चों 35 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका इफ का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इफ हमारा ऑलरेडी एक प्रोग्राम का पार्ट है, जिसमें आप लोग लिखते थे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो ये हमारा कमांड है, ऑलरेडी है। तो अगर आप सोचें कि अगर हम लोग जैसे a इक्वल टू 10 डिक्लेयर करते हैं, अमित इक्वल टू कोई भी नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, नेम इक्वल टू अमित डाल सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। लेकिन अगर आप सोचें इफ इक्वल टू 3 लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। तो कीवर्ड्स वो मेन वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल करता है आप लोगों के पहले से बने बनाए फंक्शंस या प्रोग्राम्स की ऑपरेशंस के लिए। तो मैं कीवर्ड की लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोग इस कीवर्ड की लिस्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर कीवर्ड की ये है लिस्ट। ये है आप लोगों के वो 33 कीवर्ड्स जिनका पाइथन पहले से इस्तेमाल करता है। एंड, एज, एसर्ट, ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए यूज होता था।
क्लास, कंटिन्यू, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए DEF, टेल, ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए, एल्स और एलिफ, ये आप लोगों की इफ कंडीशन के लिए यूज होता है, एक्सेप्ट, फॉल्स बुलियन में यूज होता है, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नन, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्रू, ट्राई, वाइल, और साथ ही साथ विथ एंड यील्ड। ये आप लोगों के मेजर कीवर्ड्स हैं, तो बच्चों इसका ध्यान रखना होगा। और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन आया तो अभी अभी आप लोगों ने देखा, तो मैंने जो कीवर्ड्स के नाम लिए थे उसमें चेक करें तो आप लोगों का इवल नाम से कोई कीवर्ड नहीं है, इसीलिए आप लोगों का सही जवाब ये है। क्लियर हो गया कीवर्ड्स। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अ नेम स्पेस इज अ डिक्शनरी ऑफ वेरिएबल नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स। सही या गलत? अब इसके बारे में भी समझ लीजिए क्या होता है ये नेम स्पेस का। अगर एक सही सही डेफिनेशन लिखी जाए तो नेम स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विथ यूनिक नेम, और जिनका एक लाइफ स्पैन है। इसके लिए बच्चों आप लोगों को मेरे को एक छोटी सी फोटो दिखानी पड़ेगी आपको। यहाँ पर मैं एक अलग से फोटो पेस्ट कर देता हूं, उससे आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि नेम स्पेस का क्या मतलब होता है। ये देखिए, ये है, हम लोग कोई भी डिक्लेरेशन करें, कोई भी वेरिएबल बनाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक एक तरह से दायरा होता है, लाइफ स्पैन होता है, जिसका वो इस्तेमाल करता है, और उससे बाहर ले जाने पे वो डेड हो जाता है। डेड का मतलब वो खत्म हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी वेरिएबल मान लूं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया, और जो बिल्ट इन है, बिल्ट इन का मतलब है जो पाइथन में पहले से आते हैं उनका मैं अगर इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैंने मैथ फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो मैथ फंक्शन का यूज किया, और मैथ डॉट जो भी आपका हेडर फंक्शन है उसको मैंने इंक्लूड करा लिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं SQRT निकालिए, A = SQRT, और यहां पे लिख दिया 81, तो स्क्वायर रूट जो है बच्चों, ये पहले से इस पे इनबिल्ड है, पाइथन में पहले से इनबिल्ड है, और ये पूरे प्रोग्राम में ऊपर से लेके नीचे तक सारे प्रोग्राम में अवेलेबल रहेगा। आप इसको कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी वैल्यू हमेशा अवेलेबल है पूरे प्रोग्राम में, यानी कह सकते हैं इसका लाइफ स्पैन पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग कोई एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ DEF और एक फंक्शन बना लिया ऐड, और उसके अंदर लिख दिया x = 10, और यहाँ पर प्रोग्राम सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अलग से जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ मेन प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे लिख दिया x या प्रिंट कर दिया x, तो प्रोग्राम यहाँ पर x प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो x की वैल्यू कहां तक अवेलेबल है, सिर्फ इस बॉडी के अंदर, इस फंक्शन के अंदर तक x है, तो इसकी लाइफ यहीं तक है। तो यही कहलाता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विथ यूनिक नेम, उसका एक अलग से नाम है, और उसका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है उसके स्कोप पर, कहां से कहां तक के बीच में। जैसे x का लाइफ स्पैन यहां से लेकर यहां तक है, नीचे मेन फंक्शन में अगर आप x लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं नेम स्पेस। क्लियर हो गया सभी को? तो क्वेश्चन था नेम स्पेस एक अगर डिक्शनरीज कीवर्ड है जिसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यूज जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल सही है ये जवाब, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जाते हैं। आप बताएंगे कि फॉलोइंग में इंटीजर वैल्यू कौन सी है, जल्दी से बताइए, इसमें से इंटीजर कौन सा है? इंटीजर का मतलब होता है बिना पॉइंट्स के, तो क्या ये इंटीजर वैल्यू है? नहीं। क्या ये इंटीजर वैल्यू है? 41 बिल्कुल सही है, ये इंटीजर वैल्यूज है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने से इंटीजर नहीं बना, याद रखिएगा। पाइथन में अगर आप किसी के अंदर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, जैसे मैंने HE के अंदर लगा दिया, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जिसमें कई सारे अल्फाबेट्स है।
डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 41, तो अगर मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये 41 नंबर्स नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे मैंने a इक्वल टू 41 लिखा और b इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे लिखा 50 और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो अगर मैं आप सोचें कि a प्लस बी निकालूंगा तो 41 प्लस 50 आ जाएगा, नहीं। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि अब ये नंबर नहीं माना जाएगा, ये अल्फाबेट्स है और ये नंबर है आपका। तो इसका सही जवाब है, कौन सी वैल्यू इंटीजर है? 41 इंटीजर है, ये फ्लोट वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और नन का तो मतलब नन है। तो सही जवाब 41 है। अगला है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है। अब x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ये बच्चों ये जो नंबर लिखे हैं ये 0 है, तो इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो अगर आप लोग गौर से देखें, तो अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यूज इसमें देखें कि जैसे x है, याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग कोई भी अल्फाबेट या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो x इक्वल टू, अगर मैं अंडरलाइन a लिख देता हूं तो ये अंडरलाइन पॉसिबल है, ये लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग सोचें कि हम लोग यहां पर ऐसे लिख दें कि 15 इक्वल टू a, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा वेरिएबल जो है वो लेफ्ट में होगा, अननोन वेरिएबल, ऐसे। ये सही है, ये गलत है। दूसरी चीज है, आप लोग वैल्यूज को जो है यहां पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी वैल्यू जो है आप लोग यूज करना चाहते हैं तो उस वैल्यूज के लिए आप लोग जीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जीरो से आप नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे जीरो लगा दिया गया है तो ये स्ट्रिंग का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जीरो लगा दिया गया है तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन सी गलत है, तो ये हमारी ये वाली वैल्यू गलत है क्योंकि हमने जीरो अल्फाबेट्स नंबर्स के लिए यूज कर लिया है। क्लियर? नेक्स्ट, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछा जाता है कि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होगा। जैसे आप लोगों ने HTML पढ़ा तो HTML का एक्सटेंशन डॉट HTML पढ़ते हैं, वैसे ही वर्ड का एक्सटेंशन DOC होता है। इसी तरीके पाइथन का एक्सटेंशन होता है डॉट PY। PY जो है वो पाइथन के एक्सटेंशन के लिए यूज किया जाता है, डॉट PY। अगला बनते हैं, अगला है सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है। अब चलिए मैं आपको कुछ पाइथन में भी करके दिखा देता हूं तो उससे आपको ज्यादा जल्दी से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास पाइथन का आइडियली शेल है और उसी शेल के अंदर हम लोग कोडिंग टाइप करेंगे। क्लियर? इस शेल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये रहा पाइथन, और मैं यहाँ पर एक कोड टाइप कर देता हूँ, इधर पे हम लोग कोडिंग लिखेंगे। जैसे अगर हम लोगों को कुछ लिखना है प्रिंट, तो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप कर दिया प्रिंट। इसको सेव कर देते हैं, इस फाइल को डेमो के नाम से सेव कर दी। और अगर आप लोग चेक करें तो अगर मैं इस फाइल को रन कराऊं तो ये स्क्रीन पर आपका आउटपुट इस तरीके से दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये कमांड क्या है, कुछ टिप्पणी देनी है, तो आपको टिप्पणी देने के लिए बच्चों यहां पर हैश का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप हैश लिख दीजिए और यहां पर कुछ भी लिख दीजिए। मैंने लिख दिया आउटपुट कमांड। इस हैश का मतलब होता है कि इसके आगे लिखी गई स्टेटमेंट पाइथन पढ़ेगा नहीं, और अब आप लोग इसको आउटपुट में देखेंगे तो आंसर वही आएगा, बस वो आपका नहीं दिखाई देगा जो हैश में लिखा था। तो आप हैश कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें, और इसको कहते हैं कमेंट। क्लियर? तो आप मल्टी लाइन, हाँ, अगर आप ऊपर कमेंट लगा रहे हैं बच्चों, नीचे भी आपको अगर सेकंड लाइन लिखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कमेंट के लिए फिर से हैश लगाना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको रन कराऊंगा बच्चों तो देखिए आपका आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन ये कमेंट है जो आपको हैश पे दिख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा आउटपुट जो है उसका ये है आउटपुट कि इनमें से कौन सा सिंगल लाइन कमेंट है। तो आपको दिखाई दे गया कि हम लोग हैश कमांड का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करने के लिए पाइथन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा गया है कि डेल कमांड या डेल कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी वेरिएबल को मिटाने के लिए, सही या गलत? चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। उसके लिए आइडियली खोल लेते हैं। यहां पर मैंने एक वेरिएबल x बनाया है और x के अंदर मैंने लिख दिया है हेलो। क्लियर? तो x के अंदर हेलो लिख गया x। और अब अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि प्रिंट कर दो x, और इसको मैं सेव करके रन कराता हूं, तो आप देखेंगे x की वैल्यू हेलो प्रिंट हो गई।
सिंपल सा प्रोग्राम था। लेकिन अगर मैं यहां पर एक कमांड लिख देता हूं del x और अब मैं इसको रन कराता हूं, तो देखिए यहां पर बोल रहा है x क्या है उसे पता ही नहीं। इसका मतलब है del कमांड ने क्या किया, हमारा वेरिएबल जो है वो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। तो यही क्वेश्चन था, क्या रिमूव कर देता है del कीवर्ड? तो सही जवाब है हाँ, del कीवर्ड से हमारा वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था वो हट जाएगा। क्लियर हो गया? अगला कमांड, पाइथन अलाउज प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीडेंशियल पैराग्राम्स। इसका मतलब समझिए क्या होता है। पहले तो एक वर्ड समझ लीजिए जो आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं ओप्स। ठीक, पूरा नाम बच्चों होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है? ये एक प्रकार की ऐसी प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं और उसका डेटा होता है। अब प्रोग्राम, पहले इसको समझिए उप्स प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना दिया है जिसमें कि बच्चों का नाम है, ठीक है, यहाँ उसके मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, टोटल परसेंटेज वगैरह का डेटा है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे है। अब इसमें हम लोग कोई डेटा फीड करेंगे, आंसर आएगा। उसमें क्या होता है बच्चों, ये तो प्रोग्राम अलग से, ये ऑब्जेक्ट की प्रोग्राम बना के रख लिया जाता है और इसमें फीड करने का डेटा अलग कर दिया जाता है। इसे किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, जैसे कि पीएचपी हो गया, एसक्यूएल हो गया या एक्सेस हो गया, इस पे रखा जाता है। इस पे बच्चे का नाम रखा जाएगा, इस पे मैथ्स होंगी, इंग्लिश होगा, ये सारा डिटेल इससे भर दिया जाता है। प्रोग्राम को जब कभी चलाएंगे तो डेटा यहाँ पे डालेंगे, यहां से डालेंगे, वो जाके डेटाबेस में सेव होगा और यहीं से वो प्रिंट के रूप में आपको आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। ठीक, इस तरीके का काम करने वाली कोडिंग जो होती है वो ऊप्स होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, एक डेटाबेस बनाया जाता है, इनको लिंक करके उसके आधार पे काम किया जाता है। और दूसरी जो आपके छोटे छोटे जो आप प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि आप प्रोग्राम में ही इनपुट आउटपुट लेते हैं, तो वो ऊप्स पर बेस्ड नहीं। तो पाइथन जो है ये एक ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पाइथन का हम इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला है, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या हम लोग वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बना लिया, ए की वैल्यू मैंने डाल दी 50, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से ए प्रिंट करेंगे तो ए भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग किसी वेरिएबल को अंडरस्कोर डाल सकते हैं, ऐसे करके बिल्कुल ले लेगा, अंडरस्कोर भी ले लेगा। अगर मैं इसको रन कराऊं तो देखेंगे आप लोग अंडरस्कोर भी प्रिंट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो हम लोग किस तरीके से हम लोग कोई भी वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो आपका क्वेश्चन सही है, जिसमें आपसे बोला गया है कि कोई भी लेटर या वेरिएबल जो होगा वो किसी लेटर या अंडरस्कोर से डिजाइन किया जा सकता है। जवाब सही है। नेक्स्ट, बुलियंस जो होती हैं उनमें ट्रू और फॉल्स दो इस्तेमाल होते हैं, दो होते हैं बुलियंस, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। बिल्कुल सही है। कभी भी आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपको बुलियन वर्ड आए तो बुलियन वर्ड का मतलब ही होता है ट्रू एंड फॉल्स। और ट्रू का मतलब यहां पर क्या है, ट्रू का मतलब यहां पर वन से है, ऑन से है, और फॉल्स का मतलब यहां जीरो से है और ऑफ से है। ठीक, तो ये बुलियन, कभी भी कोई बुलियंस आए तो इसका मतलब दो ही वैल्यूज होती हैं इसमें, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट, आईएनएफ क्या है, किस प्रकार का वेरिएबल है? बुलियन है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है? अब पहले तो वर्ड आता है आईएनएफ क्या है। तो आईएनएफ का मतलब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो आईएनएफ का मतलब इंफिनिटी है यहां पर। तो ये जो होता है इंफिनिटी है, और इंफिनिटी का मतलब आप जानते ही हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं।
तो कोई भी अगर इनफाइनाइट है तो उसे क्या माना जाएगा? बुलियन माना जाएगा, फ्लोट माना जाएगा, कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, या इंटीजर माना जाएगा? तो आपको बताना चाहेंगे कि आईएनएफ जो है वो एक प्रकार का फ्लोट वेरिएबल माना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, और वो दिया है पाइथन 3.0 कब रिलीज हुई? पाइथन 3.0 किस समय रिलीज हुई, कौन से सन में रिलीज हुई? तो सही जवाब है पाइथन 3.0 2008 में रिलीज हुई थी। और ये क्वेश्चंस, मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस किसी न किसी प्रोग्राम में जरूर पहले पूछे गए हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किसी भी आइडेंटिफायर में आप क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते? लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर और स्पेस। अब इसका आइडेंटिफायर का एक सिंपल सा मतलब होता है, जैसे यहां पर ए की वैल्यू 50 है, ठीक, क्या मैं इसमें स्पेस 10 लिख सकता हूं? यहां हमने स्पेस दे दिया। अंडरस्कोर लिखना है तो अंडरस्कोर तो मैंने ऊपर दिखा दिया कि अंडरस्कोर लिया जा सकता है। डिजिट भी लिखी जा सकती है, जैसे मैंने यहाँ हेलो 5 लिख दूंगा तो भी ले लेगा। लेकिन क्या अंडरस्कोर के बाद, डिजिट के बाद स्पेस ले सकता है? चलिए चेक करते हैं। अब मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो प्रोग्राम में देखिए यहाँ एरर आ गई। ऊपर वाला तो सही है, यहाँ पे एरर आ गई, उसके हिसाब से स्पेस अलाउड नहीं है। कोई भी डिक्लेरेशन में आप स्पेस इस तरीके से दे नहीं सकते। तो आपको पता चल गया कि स्पेस नहीं अलाउड होता है हमारे किसी भी आइडेंटिफायर में, कोई भी चीज है जब आप लोग डिक्लेयर करते हैं इसमें। तो बच्चों ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरीके से पूरे क्वेश्चंस और भी रेगुलर, अब ये क्लासेस रेगुलर हैं, आप लोगों को रोज मिलेंगी, आप लोग इसको रोज ज्वाइन किया करिए।